भारत का इतिहास सदियों से विविधताओं से भरा रहा है। यहाँ धर्म, जाति, संस्कृति और परंपराएं एक दूसरे से मिलकर समाज की संरचना बनाती रही है। किंतु इस विविधता के बीच सामाजिक असमानता और छुआछूत जैसी कुरीतियां भी गहरी जड़ें जमा हुई थी। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को टुकड़ों में बांट दिया था। उच्च और निम्न की रेखाएं इतनी कठोर थी कि लाखों लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण, उपेक्षा और अन्याय का जीवन जीने के लिए मजबूर थे। ऐसे समय में जब दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के लोग शिक्षा, राजनीति और समाज से पूरी तरह बाहर कर दिए गए थे, तब एक ऐसे व्यक्तित्व का उदय हुआ जिसने न केवल इस व्यवस्था को चुनौती दी बल्कि भारतीय लोकतंत्र और समाज को नई दिशा दी। यह व्यक्तित्व था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। अम्बेडकर केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, लेखक और सबसे बढ़कर मानववादी थे। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण इस सोच के साथ जिया कि समाज में सबसे नीचे खड़े व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। उनका जीवन एक प्रेरणादायी गाथा है, एक ऐसे बालक की कहानी जिसने जातिगत अपमान और भेदभाव को सहा लेकिन कभी हार नहीं मानी, जिसने निर्धनता के बावजूद दुनिया की सर्वोच्च विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की और अपनी प्रतिभा से उस समाज को बदलने की ठानी जिसने उसे हीन समझा था। अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान निर्माण में उनकी भूमिका है। उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा जाता है, परंतु उनकी पहचान केवल संविधान तक सीमित नहीं है। वे उन गिने चुने नेताओं में से है जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की नींव समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के स्तंभों पर रखी। आज अगर भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां हर नागरिक को कानूनन समान अधिकार प्राप्त है, तो इसका श्रेय अम्बेडकर के संघर्ष और दूरदर्शी सोच को जाता है। उनका योगदान इतना व्यापक है कि उसे केवल राजनीति या समाज तक सीमित नहीं किया जा सकता। चाहे श्रम कानून हो, महिला अधिकार हो, शिक्षा प्रसारक हो, आर्थिक नीतियां हो या धार्मिक सुधारक, हर क्षेत्र में उन्होंने एक अमिष्ट छाप छोड़ी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में महू नामक छोटे से कस्बे डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी। अंबेडकर का परिवार महार जाति से संबंधित था, जिसे तत्कालीन समाज में अछूत माना जाता था। यह जातिगत स्थिति उनके जीवन भर के संघर्ष की मूलभूत वजह बनी। बचपन की कठिनाइयां। बालक भीमराव ने बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का सामना किया। जब वे स्कूल जाते थे तो उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। वे कक्षा के एक कोने में बोरी पर बैठते थे और उन्हें स्कूल का पानी छूने तक नहीं दिया जाता था। यह अपमानजनक अनुभव उनके कोमल मन पर गहरा असर डाल गया। बाद में उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में कई बार यह वर्णन किया कि इस प्रकार जातिगत भेदभाव ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर दिया। भीमराव अंबेडकर बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान थे। भले ही उन्हें समाज में अपमान और तिरस्कार मिला, लेकिन वे ज्ञान प्राप्ति की प्यास से कभी पीछे नहीं हटे। उनके पिता रामजी ने भी शिक्षा के महत्व को समझा और बेटे को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सन 1907 में उन्होंने एलिस्टन हाई स्कूल बम्बई से मैट्रिक की परीक्षा पास की। यह उपलब्धि उस दौर में बेहद बड़ी थी, क्योंकि महार जाति के किसी व्यक्ति ने इतना ऊंचा स्तर पहली बार छुआ था। 1908 में उन्हें बड़ौदा राज के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से शिष्यवृत्ति मिली। इसी शिष्यवृत्ति की मदद से अम्बेडकर ने 1912 में बम्बई विश्वविद्यालय से बीए अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखा। उस समय यह सोचना भी एक अछूत परिवार के लड़के के लिए असंभव जैसा था।
लेकिन उनकी प्रतिभा और मेहनत ने रास्ता बना दिया। 1913 में अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में अध्ययन के लिए अवसर मिला। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और बाद में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उनके शोध का विषय था द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस शोध ने भारतीय अर्थव्यवस्था और औपनिवेशिक नीतियां की गहरी समझ को उजागर किया। बाद में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां से उन्होंने डीएससी की उपाधि प्राप्त की। साथ ही उन्होंने ग्रेज इन लंदन को कानून की पढ़ाई पूरी की और बैरिस्टर एट लॉ बने। विदेश में पढ़ाई करते समय भी अंबेडकर ने अपने दलित समाज की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं। वे हमेशा सोचते रहे कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटकर वंचित समाज को उठाने के लिए कार्य करेंगे। उनकी शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने वहां से स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के मूल्यों को आत्मसात किया। यही मूल्य बाद में भारतीय संविधान की आत्मा बने। भारत लौटने के बाद डॉक्टर भीम अंबेडकर ने देखा कि उनके अपने समाज की स्थिति बेहद दयनीय है। ऊंची शिक्षा और विदेशी उपाधियों के बावजूद उन्हें अछूत समझा जाता था। उन्हें सरकारी दफ्तरों और समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला। यह अनुभव उनके भीतर क्रांति की चिंगारी बना। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे समाज में फैली अन्यायपूर्ण जाति व्यवस्था को तोड़कर समानता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का पहला बड़ा आंदोलन महार सत्याग्रह था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महार नगर पालिका तालाब का पानी दलितों को पीने की अनुमति नहीं थी। अंबेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ तालाब पर जाकर पानी पीकर इस कुप्रथा को तोड़ा। इस आंदोलन ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। यह केवल पानी पीने का अधिकार नहीं था, बल्कि दलितों की मानवाधिकार की पहली क्रांति थी। अंबेडकर का मानना था कि यह अगर दलितों को समाज में समान अधिकार चाहिए तो उन्हें धार्मिक स्थलों पर भी बराबरी मिलनी चाहिए। 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन नासिक महाराष्ट्र चलाया। हजारों दलित अनुयायियों के साथ उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। भले ही तत्काल सफलता नहीं मिली, लेकिन इसने हिंदू समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि धर्म के नाम पर भेदभाव कब तक चलता रहेगा। अंबेडकर ने साफ कहा, जाति व्यवस्था भारतीय समाज को गुलामी में जकड़े हुए है। जब तक यह टूटेगी नहीं, तब तक असली आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने अखबारों और पुस्तकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उनकी पत्रिकाएं बहिष्कृत भारत और जनता दलित वर्ग की आवाज बनी। ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने का प्रस्ताव किया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया और अनशन किया। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच लंबी वार्ता हुई। अंततः पुनः फैक्ट हुआ, जिसके अनुसार दलितों को सामान्य निर्वाचक मंडल में ही पर्याप्त आरक्षण सीटें दी गई। यद्यपि अंबेडकर इस समझौते से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, पर उन्होंने समाज में व्यापक संघर्ष से बचने के लिए इसे स्वीकार किया। अंबेडकर ने समाज सुधारक के लिए कई संगठन बनाए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, दलितों की शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए एडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, मजदूरों और दलितों की आवाज राजनीति में पहुंचने के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942, दलितों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका मानना था कि शिक्षा वह हथियार है जो अंधकार और गुलामी की जंजीर को तोड़ सकती है। डॉक्टर अंबेडकर समझते थे कि सामाजिक बदलाव केवल आंदोलन से संभव नहीं है। दलितों और वंचितों की स्थिति सुधारने के लिए राजनीति शक्ति भी जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने 1920 के दशक के मध्य में राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू की। अंबेडकर ने मजदूरों और किसानों के हक के लिए आवाज उठाई।
उन्होंने मजदूरों के काम के घंटे कम करने की मांग की। महिलाओं को मातृत्व अवकाश और श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी की असाधारण रखी, जो आगे चलकर भारतीय श्रम कानून का हिस्सा बनी। अंबेडकर ने यह महसूस किया कि दलितों के हितों की रक्षा के लिए अपना राजनीतिक संगठन होना जरूरी है। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP बनाई। इस पार्टी ने बंबई विधान परिषद में अच्छा प्रदर्शन किया और मजदूरों, किसानों तथा दलितों की आवाज को मजबूती से उठाया। बाद में 1942 में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन SCF बनाई, जिसका उद्देश्य दलित वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक ताकत प्रदान करना था। अंबेडकर का सबसे बड़ा राजनीतिक योगदान उनकी संविधान सभा में भूमिका है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान सभा का गठन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य नेताओं ने सर्वसम्मति से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना। उन्होंने न केवल मसौदा तैयार किया बल्कि हर अनुच्छेद पर गहन अध्ययन और चर्चा की। संविधान में अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि जातिगत भेदभाव पर रोक लगे, छुआछूत को कानूनन अपराध घोषित किया जाए, दलितों और पिछड़ों के लिए शिक्षा और राजनीति में आरक्षण का प्रावधान हो, सभी नागरिकों और समान अवसर और अधिकार मिले। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया, लेकिन 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल पर असहमति के कारण इस्तीफा दे दिया। यह बिल महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और विवाह में समानता देने वाला था, लेकिन संसद में इसका विरोध हुआ। अंबेडकर ने कहा, मैं ऐसे मंत्रालय में नहीं रह सकता जहां महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत का लोकतंत्र तभी सफल होगा जब यह केवल राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक लोकतंत्र भी होगा। उनकी दृष्टि केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं थी बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को ताकत देने पर केंद्रित थी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1947 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें विभिन्न प्रांतों और रियासतों से चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह इस बात का प्रमाण था कि राष्ट्र के शीर्ष नेताओं ने उनकी विद्वता, दूरदर्शी और न्यायप्रियता को पहचाना। भारत जैसा विविधताओं से भरा देश दुनिया में कहीं और नहीं था। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां और संस्कृतियां थी। एक और लोकतंत्र की स्थापना करनी थी तो दूसरी ओर सामाजिक असमानता मिटानी थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों को जमीन पर उतारना बेहद कठिन काम था। डॉक्टर अंबेडकर ने इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखकर संविधान को आकार दिया। अंबेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकारों का विशेष प्रावधान किया। समानता का अधिकार, जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव की मनाही, स्वतंत्र का अधिकार, बोलने, विचार व्यक्त करने, धर्म मानने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा। यदि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय का सहारा ले सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि ऐतिहासिक रूप से शोषित वर्गों को बराबरी का अवसर मिले। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण, विविधता, विधानसभाओं और संसद में सीटों का आरक्षण, छुआछूत को कानूनन अपराध घोषित किया गया। अंबेडकर का मानना था कि भारत को एक बहुत मजबूत लेकिन संतुलित संघीय ढांचे की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन बनाया, संसदीय प्रणाली अपनाई ताकि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहे। उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका और चुनाव आयोग की व्यवस्था की ताकि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्थायी रहे। अंबेडकर का स्पष्ट मत था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए,
हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता हो। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखे। संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए। संपत्ति में अधिकार, शिक्षा का समान अवसर, राजनीति और नौकरियों में समान भागीदारी, यह सब अंबेडकर की प्रगतिशील सोच का परिणाम था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हमारे संविधान की वास्तविक परीक्षा इस बात पर होगी कि हम इसे किस भावना और व्यवहारों से लागू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर केवल एक समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि वे एक उत्कृष्ट अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी लिखी हुई शोध प्रबंध और पुस्तकों से भारतीय अर्थव्यवस्था की गहरी समझ झलकती है। वे मानते थे कि सामाजिक समानता के बिना आर्थिक न्याय संभव नहीं है। कम लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना में अंबेडकर की सोच का बड़ा योगदान था। उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज ने 1923 ने मुद्रा और वित्तीय नीतियों पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसी पुस्तक के आधार पर 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम बना और बाद में आरबीआई की स्थापना हुई। अंबेडकर का मानना था कि भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण जमीन का असमान बंटवारा है। ये किसानों को जमीन का मालिकाना हक देने के पक्षधर थे। उन्होंने बड़े जमींदारों की जगह कृषि का सामूहिक प्रबंधन प्रस्तावित किया। उनका मानना था कि जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। अंबेडकर ने औद्योगिक विकास को देश की प्रगति का आधार माना। उनका कहना था कि केवल कृषि पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने, बिजली उत्पादन और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की। ये योजनाबद्ध औद्योगिकरण के समर्थन थे। कानून मंत्री और सामाजिक सुधारक के रूप में अंबेडकर ने मजदूरों और श्रमिकों के लिए कई कानून बनाए। 8 घंटे का कार्य दिवस लागू किया, श्रमिकों को भुगतानी अवकाश और मातृत्व अवकाश दिलाया, मजदूरों के लिए भविष्य निधि और बीमा योजनाएं शुरू करवाई, महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए। अंबेडकर का मानना था कि केवल राजनीति लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है। अगर समाज में अमीरी गरीबी की खाई बनी रहेगी तो लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा रखी। इसमें हर व्यक्ति को रोजगार, शिक्षा और जीवन यापन के साधन सुनिश्चित करने की बात की गई। डॉक्टर अंबेडकर ने कर व्यवस्था में भी सुधार के सुझाव दिए। वे प्रगतिशील कर प्रणाली के समर्थन थे, जिसमें अमीर लोगों से ज्यादा कर लिया जाए और गरीबों पर बोझ कम हो। उन्होंने स्थानीय निकायों को वित्तीय अधिकार देने की भी वकालत की ताकि विकास गांव-गांव तक पहुंचे। शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनके अनुसार शिक्षा की समाज और जागरूक और सशक्त बना सकती है। उन्होंने हर वर्ग, खासकर दलितों और पिछड़े समाज को शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि शिक्षा केवल अमीरों की जागीर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अंबेडकर ने कई शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की। पीपल एजुकेशन सोसाइटी 1945, जिसके अंतर्गत कई कॉलेज खोले गए। सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई 1946, यह गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए आशा का किरण बना। उन्होंने स्कूलों और पुस्तकालयों को बढ़ावा दिया ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षा प्राप्त कर सके। अंबेडकर मानते थे कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, समाज प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकलने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वे चाहते थे कि महिलाएं भी राजनीति, कानून और समाज सुधार में आगे आए।
उनकी प्रेरणा से हजारों महिलाएं आंदोलन और शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ी। अंबेडकर ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए कई कानून बनाए। हिंदू कोड बिल 1951, इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और समानता का दर्जा देने का प्रस्ताव था। हालांकि उस समय इसे पारित नहीं किया गया, पर बाद में अलग अलग कानूनों के रूप में लागू हुआ। मातृत्व, अवकाश और कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए कानून बनाए। महिलाओं को पुरुषों के बराबर नागरिक अधिकार दिलाने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने गरीब और दलित बच्चों को छात्रवृत्ति और विदेश में पढ़ाई के अवसर दिलाए। उन्होंने सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की ताकि पिछड़े समाज के लोग भी समाज अवसर पा सके। उनका मानना था कि जब तक पिछड़ा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक सामाजिक समानता संभव नहीं है। अंबेडकर ने नेतृत्व में कई महिलाओं आंदोलनों से जुड़ी महिला सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें उन्होंने महिलाओं से सीधे संवाद किया। उन्होंने महिलाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे केवल घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं बल्कि समाज निर्माण की भागीदारी भी है। उन्होंने प्रयासों से भारतीय महिला आंदोलन को नई दिशा दी। अंबेडकर की सोच ने भारतीय समाज में गहरा परिवर्तन किया। शिक्षा ने दलितों और पिछड़े वर्गों को आत्मसम्मान और पहचान दी। महिलाएं आगे बढ़कर राजनीति, शिक्षा और सामाजिक सुधार में योगदान देने लगी। आज भी उनके विचार शिक्षा और महिला अधिकारों के लिए मार्गदर्शन बने हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे, बल्कि वे भारतीय राजनीति और संविधान निर्माण के भी प्रमुख शिल्पकार थे। उनकी राजनीति सोच और संविधान में दी गई भूमिका ने भारत को एक मजबूत, लोकतांत्रिक और समानता आधारित राष्ट्र बनाने में अमूल्य योगदान दिया। अंबेडकर ने राजनीति को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम माना। उन्होंने स्वतंत्र दलित राजनीति की नींव रखी और बहिष्कृत हितकारियों की सभा तथा बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया। वे मानते थे कि बिना राजनीति अधिकारों के सामाजिक और आर्थिक बराबरी संभव नहीं है। 1930 से 1932 के बीच हुए गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों की आवाज बुलंद की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अलग निर्वाचिका की मांग रखी ताकि दलित समाज की राजनीति हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। पुना फैक्ट 1932 के बाद उन्होंने समझौते के जरिए दलित समाज के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था सुनिश्चित की। 1947 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने संविधान को लोकतंत्र, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित किया। संविधान में मौलिक अधिकारों, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और शिक्षा समानता जैसी व्यवस्था दी। विशेष रूप से दलितों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने ठोस प्रावधान रखे। अंबेडकर का मानना था कि राजनीति लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब उनके साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी हो। उन्होंने संविधान में आरक्षण नीति को शामिल किया ताकि सदियों से वंचित वर्गों को अवसर मिल सके। उन्होंने पंचायती राज और स्थानिक निकायों के माध्यम से आम जनता को सत्ता में भागीदारी देने पर जोर दिया। संविधान में महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिलाने में अंबेडकर का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम में महिलाओं को संपत्ति, तलाक और उत्तराधिकारी जैसे अधिकार दिलाने की कोशिश की। हालांकि उस समय इसका विरोध हुआ, लेकिन बाद में यही विचार भारतीय समाज में सुधार का कारण बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन मूलतः सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई के लिए समर्पित था। उनका मानना था कि जब तक समाज में ऊंच नीच और भेदभाव रहेगा तब तक असली लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। अंबेडकर ने जाति प्रथा को भारतीय समाज की सबसे बड़ी कमजोरी माना। उन्होंने कहा, जाति प्रथा न केवल समाज को बांटती है बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। इसके विरोध में उन्होंने कई आंदोलन चलाए, जैसे महार सत्याग्रह 1927, जहां उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक
जलाशय के उपयोग का अधिकार मांगा। काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930, जिसमें उन्होंने धार्मिक स्थलों पर दलितों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की। उन्होंने अस्पृश्यता और मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन बताया। उन्होंने दलितों को शिक्षा, राजनीति और समाज में आगे आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। यही उनका जीवन मंत्र था। अंबेडकर केवल दलित समाज के नेता नहीं थे, बल्कि मजदूरों और किसानों के भी हितैषी थे। उन्होंने श्रमिकों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस की मांग की, मजदूरों की सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा बनाने में योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत केवल पुस्तकों का समारोह तक सीमित नहीं है। यह विरासत उन लाखों लोगों के जीवन में दिखाई देती है जो उनके विचारों से प्रेरित होकर भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उनका नाम भारतीय संविधान के शिल्पकार, दलितों के मसीहा और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में सदैव याद किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि साहस, शिक्षा और संगठन के बल पर कोई भी व्यक्ति समाज की जड़ों को हिला सकता है। उन्होंने दिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही असली मानवता है। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां समानता, भाईचारा और न्याय हर व्यक्ति को मिले।